हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार निकाला जाता है इसकी गणना करते हैं। चूँकि अपन बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, अतः ये भी इसी श्रेणी का एक प्रश्न है। यह काफ़ी बार रिपीट होने वाला प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर आता रहता है। क्या है इसकी व्यवस्था? हमने एक विद्युत द्विध्रुव की व्यवस्था ली है। विद्युत द्विध्रुव का अर्थ परिमाण समान होना चाहिए, आवेशों की प्रकृति विपरीत होनी चाहिए एवं उनके मध्य की दूरी बहुत ही कम हो, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव। और द्विध्रुव के ठीक सामने अगर कोई बिंदु रखा जाता है तो यह कहलाता है अक्षीय बिंदु, और ठीक उसके लंबवत अगर कोई बिंदु रखा जाता है बिंदु P, तो वह कहलाता है निरक्षीय बिंदु, जिसे विषुवतीय तल भी कहा जाता है। तो हमें इस द्विध्रुव के कारण इस निरक्षीय रेखा पर जो बिंदु P है वहां विद्युत क्षेत्र की गणना करके लेकर आनी है। इस हेतु हमने -q चार्ज से लेकर P बिंदु तक कुछ रेखा मिला दी है जिसकी लंबाई लिखी है L, और +q चार्ज से लेकर बिंदु P तक एक रेखा और मिलाई है जिसकी भी लंबाई कितनी लिखी गई है? L लिखी गई है। हम जानते हैं कि प्लस आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो बाहर के कारण होती है, तो +q आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है जिसको मैंने EB लिखा है उसकी डायरेक्शन मैंने बाहर लिखी है, एवं -q आवेश के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है उनकी दिशा अंदर की ओर होती है। यही कारण है कि A बिंदु के ऊपर जो -q आवेश है उसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी रेखा मैंने कहां की ओर दर्शाई है? अंदर की ओर दर्शाई है। देखिएगा जरा किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र निकालें। हम जानते हैं, वी नो दैट, जानते क्या है हमारे पास में, तो बिंदु आवेश का जो सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिंदु आवेश का, वो होता है हमारे पास में k q और बटे में कितना होता है? r²। इस विद्युत क्षेत्र के सूत्र की सहायता से एक बार -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक बार +q आवेश के कारण निकालना है, और दोनों के मान देखने हैं किस प्रकार से आते हैं। देखें, सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लिखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड? तो -q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को किससे लिखा है? EA से। तो हमारे पास में EA बराबर उत्तर आएगा, कितना आएगा? तो यहां पर रहा Q की जगह पर कौन सा चार्ज चल रहा है? -q, और -q से लेकर बिंदु P तक की दूरी है वो कितनी लिखी गई? L। तो R की जगह पर आपके पास में कितना आ जाएगा? L²। यदि आप EA का मोड ले लेते हैं तो आपके पास में उत्तर आता है KQ, और बटे में कितना आता है? L²। क्यों? क्योंकि मोड से बाहर आने के बाद में जो वैल्यू ऋणात्मक होती है वह किसके अंदर बन जाती है? धनात्मक के अंदर। समीकरण नंबर हमारी कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा, कौन से आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं? तो यहाँ पर आएगा +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। कैसे निकाला जाए? तो ये रहा +q आवेश, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को किससे लिखा गया है? EB से। तो हमारे पास में सूत्र निकल कर आएगा, कितना सूत्र आएगा? तो EB बराबर हमारे पास में सूत्र आता है, ये रहा, K की जगह पर कितना आ जाएगा? K। Q की जगह पर कौन सा चार्ज चल रहा है? +q, और बटे में +q से लेकर बिंदु P तक की दूरी यहाँ पर भी कितनी है? L। तो R² की जगह पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? L² आएगा। 9। फिर से EB के ऊपर भी मोड ले लीजिए, तो EB के ऊपर मोड लगे तो वैल्यू आएगी KQ, और बटे में कितना आ जाएगा? L²। ध्यान रहे, अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो मोड लेने पर वो वैल्यू प्लस की बन जाती है, पर अगर कोई वैल्यू पहले से ही प्लस की है तो ऐसा नहीं है कि उसे माइनस बना दे, प्लस की वैल्यू भी मोड लगाने पर वो वैल्यू प्लस की रहती है। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी? 2 फ्रॉम 1 and 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या देखा जा रहा है कि जितना मान EA का आ रहा है उतना ही मान किसका प्राप्त हो रहा है? EB का। तो ऐसा लिखा जाना चाहिए कि EA का जो मान है वो किसके बराबर है? EB के, और पूरा मान किसके बराबर है? KQ, और बटे में कितना आ जाएगा? L²। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 3। जब दोनों मान किसी बिंदु के ऊपर बराबर आ जाते हैं, एक समान मान के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो उस बिंदु पर तब घटक किए जाते हैं। घटक करने पर हम क्या देखते हैं? तो सबसे पहला वेक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है? EB, जो कि थीटा एक्सिस पर है। तो थीटा के अलोंग अगर आप घटक कर रहे हैं तो आपके पास में आता है EB cos थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां पर घटक किया तो उत्तर कितना आया? EB sin थीटा। विद्युत क्षेत्र कौन सा था? EB। थीटा के अलोंग किया तो कितना उत्तर आया? EB cos थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां पर किया तो कितना उत्तर आया? EB sin थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और विद्युत क्षेत्र कौन सा है? EA। ये थीटा के अलोंग अगर घटक करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? EA cos थीटा, और जहां थीटा नहीं है वहां पर घटक करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? EA sin थीटा। घटक करने पर हमने क्या देखा कि sin थीटा के जो घटक है वह विपरीत दिशा में है। कौन कौन से? EB sin थीटा ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि EA sin थीटा नीचे की ओर आ रहा है। ये विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, जबकि जो cos थीटा के घटक है कौन कौन से? एक तो है EA cos थीटा, और इसी प्रकार से EB cos थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन की हमारी लाइन रहेगी कि जहां पर P बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान आया है वहां पर घटक किए, घटक करने के पर देखा कि sin थीटा के घटक विपरीत
विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। cos थीटा के घटक एक ही दिशा में है, अतः वे आपस में जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि cos थीटा के घटक एक ही दिशा में है, आपस में जुड़ जाएंगे, अतः क्या लिखा जाएगा घटक करने पर, घटक करने पर क्या देखा गया कि जो cos थीटा के घटक है कौन कौन से, एक तो है ई ए cos थीटा प्लस एक कौन सा है हमारे पास में ई बी और साथ में कितना आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा के घटक आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन फ्रॉम 3 समीकरण नंबर 3 से हम जानते हैं कि ई ए और ई बी का मान दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। चूंकि दोनों मान बराबर है तो ऐसा लिखा जाना चाहिए हमारे पास में, यहाँ पर आएगा ई ए cos थीटा और जहां पर ई बी था वो ई बी है वो भी किसके बराबर है, ई ए के, तो प्लस यहाँ पर भी कितना आएगा ई ए और साथ में कितना आ जाएगा cos थीटा। एक ई ए cos थीटा और एक ई ए cos थीटा, टोटल कितना उत्तर निकल कर आ गया अपने पास में 2 ई ए और साथ में कितना आ जाएगा cos ऑफ थीटा निकल कर आएगा। क्लियर यहाँ तक का मामला। नेक्स्ट वन क्या उत्तर निकाला जाए, ई ए का मान हमारे पास में है क्या, तो समीकरण 3 से हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 2 इंटू ई ए का मान कितना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा के क्यू और बटे में कितना आ जाएगा एल स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। कौन से त्रिभुज का, पहले कुछ नाम लिख देते हैं। समीकरण नंबर 3 हो गई थी, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 4। देखें मैं एक त्रिभुज का नाम लिख रहा हूँ, त्रिभुज कौन सा, तो ए ओ पी में चलते हैं हम इस त्रिभुज के अंदर। ये रहा हमारा बिंदु ए, ये रहा ओ और ये रहा पी। क्या देखा जा सकता है इसके अंदर, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है उस भुजा को कहा जाता है लंब। दूसरा 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसको कहा जाता है कर्ण, और जो बच गया वह हमारा क्या कहलाता है आधार। क्योंकि हमको फॉर्मूला किसका लगाना है, cos थीटा का। हम जानते हैं कि जो cos थीटा का सूत्र होता है वह कितना होता है, तो आधार और बटे में कितना आता है कर्ण। इस सूत्र की सहायता से हम cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे और उत्तर आएगा, कितना उत्तर आएगा, तो हमारे पास में आया cos थीटा बराबर, देखें चित्र में आधार कितना चल रहा है, तो a से लेकर o या जिसका मान कितना लिखा जा सकता है a, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना निकल कर आ गया a डिवाइड में कर्ण, कर्ण कितना चल रहा है, तो a से लेकर p जो है वो हमारा कर्ण है और जिसका मान कितना लिखा हुआ है l, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा l। नाउ समीकरण नंबर 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 से, तो हमारे पास में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है उसका मान कितना आएगा, तो 2 इंटू यहाँ पर आएगा के क्यू और बटे में कितना आ जाएगा एल स्क्वायर डॉट cos थीटा की जगह पर कितना मान रखा जा सकता है, तो a और बटे में कितना आ जाएगा l। उत्तर आएगा हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में e से लिख देता हूं, यहाँ पर आएगा 2 के क्यू मल्टीपल में कितना आ जाएगा a डिवाइड में क्या उत्तर आया, तो एल स्क्वायर और l जब मिलेंगे तो आपके पास में घात कितनी बन जाएगी 3 बन जाएगी। दूसरा हम एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है P का वह कितना होता है, तो 2a और साथ में किसका गुणा होता है q का। जैसे ये 2a और q का गुणा किसके बराबर रखेंगे p के, तो विद्युत क्षेत्र का उत्तर आएगा हमारे पास में 2 गया, a गया और q गया। इस पूरे की जगह पर तो कितना लिखा जा सकता है p, ऊपर से कौन बच गया k और नीचे से कितना रह जाएगा l क्यूब। फिर से एक बार जाते हैं त्रिभुज में, यहाँ पर गए चित्र में त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, तो जो यहाँ पर प्रयोग में लिया था उसी में AOP में क्या काम करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन सी प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है हमारी, क्या कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, तो एक होता है आधार का स्क्वायर प्लस एक कौन सा होता है लंब का स्क्वायर होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो त्रिभुज AOP में कर्ण कितना चल रहा है, तो L, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा L का स्क्वायर, आधार कितना चल रहा है a, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, और लंब कितना चल रहा है हमारे पास में, तो स्मॉल r, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वन क्या उत्तर निकाला जाए, हमको तो किसकी आवश्यकता है l क्यूब की। क्या मान निकाला जाए, तो पहले जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लगता है अंडर रूट, यहाँ पर आता है आपके पास में, मैं आर स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर प्लस साथ में कितना आ जाएगा ए स्क्वायर। हम ये बात भी जानते हैं कि अंडर रूट की जो घात होती है वो हमेशा 1/2 होती है। अंडर रूट हटाते हैं तो अंडर रूट का अर्थ है उसकी घात कितनी चल रही है 1/2। हमें कौन से एल की आवश्यकता है, एल की घात 3। एल हमारे पास में है, यदि हम यहाँ पर भी क्यूब ले ले, यहाँ पर भी क्यूब ले ले, तो हमारे पास में उत्तर निकल कर आएगा। क्या उत्तर निकल कर आएगा देखिएगा, तो यहाँ पर आएगा एल क्यूब बराबर क्या चल रहा है हमारे पास में, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितना चल रहा है 1/2 और पूरे की घात भी यहाँ पर कितना चलेगा 3। एल क्यूब बराबर उत्तर आएगा हमारे पास में कितना आया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
1 का गुणा 3 के साथ में कराएंगे तो यहाँ पर 3 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये एल क्यूब का मान लेना है और किसकी जगह ले जाकर रख देना है, एल क्यूब की जगह पर हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे उत्तर आता है, कुछ नाम लिख देते हैं। समीकरण 4 हो गई थी, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 5 और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी 6। फ्रॉम 5 एंड 6 समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 से क्या लिखा जाना चाहिए, तो ई बराबर उत्तर आया, कितना उत्तर आया, तो यहाँ पर चलेगा पी के बटे में एल क्यूब की जगह पर कितना मान रखा जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितना आता है 3/2। इसमें से कुछ मान को मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ। किसको कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मैं आर स्क्वायर को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पर आता है पी के, कॉमन किसको निकाला है मैंने, आर स्क्वायर को, लेकिन आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी चल रही है 3/2, तो आर स्क्वायर और पूरे की घात कितना आ जाएगा 3/2। ये कॉमन निकला। कोष्टक, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका हमेशा भाग लगता है, तो आर स्क्वायर में किसका भाग लगेगा, आर स्क्वायर का, और ए स्क्वायर में भी किसका भाग लगेगा, तो आर स्क्वायर का, और पूरे की घात कितना चलेगा हमारे पास में 3/2। क्या होगा, ये 2 से 2 घात कटेगी, दूसरा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, हमारे पास में उत्तर रहेगा ए इज इक्वल टू, यहाँ पर रहा पी के बटे में कितना उत्तर रहेगा, तो आर की घात बचा 3, यहाँ पर आंसर कितना रहा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा तो बच गया 1, प्लस यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, और पूरे की घात कितना आ जाएगा 3/2। एक शर्त लगाते हैं, यदि कुछ ऐसा हो जाए कि आर का जो मान है छोटे आर का वह बहुत बड़ा हो ए की तुलना में, अर्थात आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, आर का मान जब बहुत बड़ा होता है उस दौरान जो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान है, इसमें क्या शर्त लगी कि आर स्क्वायर का मान कैसा है, ज्यादा है, ए स्क्वायर का मान कैसा है, कम है। मैं उदाहरण की सहायता से बात करता हूं कि ऐसी कुछ बात है कि 2 के अंदर किसका भाग लगा दिया जाए 2000 का, तो 2 मान कैसा है, छोटा है, 2000 मान कैसा है, बड़ा है। वैसे आर स्क्वायर का मान बड़ा है, ए स्क्वायर का मान कैसा है, छोटा है। ऐसी जब किसी भौतिक राशि का भाग लगाते हो, संख्या का भाग लगाते हो, तो जो आंसर है वो हमेशा हमारा 0.00 के समथिंग उत्तर आता है, या यूं कहा जा सकता है 1 से कम आता है, जिसको लगभग किसके बराबर लिखा जा सकता है, 0 के बराबर लिखा जा सकता है। मैं इस एग्जांपल को यहां से हटाता हूं। जैसे ये शर्त लगी तो ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का मान लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ई बराबर उत्तर आएगा, कितना उत्तर आया, यहां पर रहा हमारे पास में पी के बटे में कितना रहेगा, तो आर क्यूब रहा 1 प्लस ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को कितना लिखा जा सकता है 0, ये लिखा 0, पूरे की घात कितना आ जाएगा 3/2। ई बराबर उत्तर आया, कितना रहा, तो यहाँ पर रहा पी के बटे में यहाँ पर रहा आर क्यूब, 1 के अंदर 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर कोई सी भी पावर लगाओ, यहाँ है 3/2, तो फिर से उत्तर कितना आता है 1, और 1 का गुणा आर क्यूब के साथ में कराते फिर से उत्तर कितना आता है आर क्यूब आता है। मैं मल्टीपल में 1 लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, और फाइनल उत्तर मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि ई इज इक्वल टू कितना उत्तर आया, तो पी के और बटे में कितना उत्तर रह जाएगा आर क्यूब। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसा है, तो निरक्षीय रेखा का विद्युत क्षेत्र है। कौन सी रेखा का विद्युत क्षेत्र है, निरक्षीय रेखा का, जिसमें फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि के की जगह पर आप उसका मान रख दे 1/4πε0, पी की जगह पर आएगा पी और साथ में कितना आ जाएगा आर क्यूब निकल कर आएगा। धन्यवाद आप सभी का।